हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 महत्वपूर्ण अंतर करवाने जा रहे हैं जो कि आपके कल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज है आपकी 2 मार्च, कल आपका पेपर है 3 मार्च को। ठीक है, तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए, पहला अंतर सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है डीएनए और आरएनए में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2024 में यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया था 2 नंबर में, डीएनए आरएनए में अंतर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में, और ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। डीएनए किससे बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। उसके बाद है ये आरएनए किससे बना होता है? 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। ठीक है, डीएनए किससे बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और आरएनए 1 से बना होता है। उसके बाद दूसरा है पॉइंट कि इसमें डिओक्सी राइबो शर्करा होती है और इसमें राइबो शर्करा होती है। ठीक है, उसके बाद ये अधिक स्थायी होता है। डीएनए क्या है? अधिक स्थायी होता है, और आरएनए कम स्थायी होता है। उसके बाद 4 पॉइंट है, यह कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और नियमन रखता है। डीएनए क्या करता है? कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और नियमन रखता है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो आरएनए है, वो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे अंतर ये पूछे जाएंगे तो या तो 3 नंबर में पूछे जाएंगे या तो आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछे जाए तो आप कितने लिखना है? 4 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिख देना है। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछा जाए तो आप यहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद 3 नंबर में पूछा जाए तो आप 4 पॉइंट लिख दीजिए। फिलहाल हमने इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट बताएंगे, डीएनए आरएनए के अंतर के 7 पॉइंट। आपको जो 4 सरल लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है 5वां, डीएनए क्या है? स्वयं द्विगुणित होता है, और आरएनए डीएनए के अनुलेखन से बनता है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, इसमें थायमीन बेस पाया जाता है डीएनए में, और आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। अब 7 पॉइंट क्या है? अगर आप डीएनए आरएनए में अंतर भूल रहे, बाई चांस आपको नहीं याद है, तो आपको बाई चांस नहीं याद करा आपने, भूल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि डीएनए का पूरा, ऐसे लिखना है, इसका पूरा नाम डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। और आरएनए में भी यही लिखना है, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आपका एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद आपको क्या सरल सरल इजी इजी आपको लिख देना टॉपिक। उसके बाद इसमें दूसरा लिख देना कि इसमें डिओक्सी राइबो शर्करा पाई, डीएनए में डी और डिओक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, आरएनए में आर राइबो शर्करा पाई जाती है। इससे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट होगा, डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम लिख देंगे और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम ऐसे करके लिख देना। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिए। दूसरा आपको इसमें लिख देना है कि इसमें डिओक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप सबसे इजी ये है कि डीएनए में क्या करना है? इसमें थायमीन बेस पाया जाता है, इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आपके 3 पॉइंट इजी है, बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद 1 2 इसमें से आप याद कर लीजिए। फिलहाल आप अगर ये 7 ही आपको पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे ही, आज की 5 ये अंतर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन्हीं अंतर में से आपके बोर्ड एग्जाम में कल ये पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह प्रक्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु जनन है वो किस में होती है? वृषण में शुक्र क्रिया होती है। जो अंडाणु है वो किस में होती है? अंडाशय में होती है। तो शुक्राणु जनन वृषण और अंडाणु जनन अंडाशय में। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इसमें ध्रुवीय काय नहीं होता है। इसमें जो शुक्राणु जनन है उसमें क्या नहीं होता है? ध्रुवीय काय नहीं होता है, मतलब नहीं बनाते हैं। और जो अंडाणु जनन है वो ध्रुवीय काय बनाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें जो वृद्धि अवस्था है वो बहुत छोटी होती है। इसमें वृद्धि अवस्था क्या होती है? छोटी होती है, और इसमें वृद्धि अवस्था बहुत लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कि इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 शुक्राणु बनाते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें ओसाइट से 1 अंडाणु बनाती है। इसमें 4 शुक्राणु बनाती है स्पर्मेटोसाइट से, और इसमें ओसाइट 1 अंडाणु बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण अंतर है ये
तीसरा आपका है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। ये पांचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ये पांचों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका कल पेपर, इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, उनकी भी हेल्प हो। और ये वीडियो के जितने भी आपको अंतर बताएं, ये आपको जरूर से जरूर तैयार करने हैं। तो सहज प्रतिरक्षा क्या होता है? ये क्या होता है? जन्म से ही मौजूद होती है। जो सहज प्रतिरक्षा होता है इसमें जन्म से ही होती है, और जो उपार्जित है वो जन्म के बाद होती है। ठीक है, तो यह क्या है? यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, और उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद मौजूद होती है। यह शरीर के सामान्य प्रतिरक्षा होती है, और यह विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। और तीसरा पॉइंट है, किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। क्या करती है? किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही नष्ट कर देती है। मतलब कोई भी ये एंटीजन जो होता है, जैसे कोई भी अगर कोई रोग मतलब कुछ भी कीटाणु वगैरह हो, तो उसे आने से पहले प्रवेश करते ही क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और उसके बाद उपार्जित में क्या होता है? किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही पहचान करके उन्हें क्या कर देती? नष्ट कर देती है। जितने प्रवेश करते ही नष्ट कर देती है, और जो उपार्जित होती है उसे पहचान करके तब नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका है कि ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती। क्या बनाती? ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती। और ये जो उपार्जित है वो क्या बनाती है? यह स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो ये अगर अंतर पूछे भी जाएंगे तो ये 3 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। 3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं सबके आपको 4-4 पॉइंट करवा दिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको मतलब इस टाइप से पूछा है, 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या है? निम्नलिखित के अंतर बताइए, दो दो अंतर बताइए। ठीक है, तो जैसे आपको दे दिया सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, आपको ये दे दिया। ठीक है, और एक आपको दे दिया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो दो दो आपको अंतर लिख देना है। 3 नंबर में वो क्वेश्चन होगा आपको, एक पहला दे दे कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। दूसरा पॉइंट में आपको दे देगा कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखिए। ऊपर आपको हेडिंग मिल जाएगी, निम्न में से दो दो अंतर लिखिए। तो दोनों के दो दो आपको अंतर लिख देने हैं। और कभी कभी 3 नंबर में ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% गारंटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसका पहला पॉइंट क्या है कि उत्पादक जो होते हैं वो क्या होते हैं? भौतिक पर्यावरण, मतलब पर्यावरण। और जो उपभोक्ता होते हैं जैसे मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब ये क्या होते हैं? ये उपभोक्ता में होते हैं। और जो उत्पादक होते हैं उसमें सिर्फ पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और जो उपभोक्ता होते हैं उसमें मांसाहारी, सर्वाहारी से हम ये सब चीजें उसमें होती हैं। ठीक है, तो क्या है? पहला पॉइंट है इसका कि वे भौतिक पर्यावरण से, जो उत्पादक है ये भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? भौतिक पर्यावरण से स्वयं ही भोजन बना लेते हैं। उसके बाद है यह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो उपभोक्ता है वो किस पे? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये स्वपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वपोषी जीव होते हैं, और ये परजीवी जीव होते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे तथा जीवाणु आदि शामिल होते हैं। और इसके अंतर्गत प्राणी, पशु पक्षी, अपघटक आदि शामिल होते हैं। प्राणी मतलब हम लोग भी, पशु पक्षी, और आदि अपघटक मतलब अपघटक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया था कि उपघटक में मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं उपभोक्ता में। ठीक है, और उत्पादक में पेड़ पौधे बताए थे आप। उसके बाद 4 पॉइंट है, ये एक ही प्रकार के होते हैं। मतलब सिर्फ इसमें पेड़ पौधे ही शामिल होते हैं, मतलब तो ये एक ही प्रकार के होते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें कई, जैसे प्राणी है, पशु पक्षी, अपघटक, इसमें कई प्रकार के होते हैं जो उपभोक्ता। उसके बाद है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये पांचों अंतर 100% गारंटेड है। अगर आप ये पांचों अंतर पढ़ लिए एंड टाइम पर, अगर आपने कोई भी अंतर अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपने बस ये 5 अंतर पढ़ लिए, तो इन्हीं 5 अंतर में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक आपका एक और अंतर इम्पोर्टेंट, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। उसकी वीडियो हमने अलग से बना के
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी, उसी में आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर भी मिल जाएगा। तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। 6 अगर आप ये अंतर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की वीडियो हमने अलग से बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी 101% ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर ऐसे ही पूछ लेता है, या तो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताइए, ठीक है। या तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा परागकोश तथा बीजांड में अंतर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही होता है। लघु बीजाणुधानी को हम लोग परागकोश बोलते हैं और गुरु बीजाणुधानी को बीजांड बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर परागकोश तथा बीजांड में अंतर पूछ ले तब भी आपको यही लिखना है। तो सबसे पहला है कि परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, या तो लघु बीजाणु में पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है, चाहे परागकोश कह लीजिए चाहे लघु बीजाणुधानी। उसी टाइप से बीजांड अंडाशय का भाग होता है। दूसरा पॉइंट है कि परागकोश पुष्प के नर जनांग पुंकेसर का भाग होता है, और जो मादा बीजांड होता है वो मादा अंग का भ्रूण कोश पाया जाता है। मादा अंग का क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश, मतलब सेल पाया जाता है, कमरा होता है भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण का मतलब जो भ्रूण होते, जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण के लिए क्या होता है? कोश होता है, मतलब कमरा टाइप का होता है। उसके बाद है तीसरा कि परागकोश में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है और बीजांड में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। तो बहुत ही इजी, आप आराम से याद कर सकते हैं। एंड टाइम पे भी अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके 3 से 4 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये 5 से 6 अंतर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ रात ही रह गई और कल आपका है पेपर। तो एंड टाइम पे आपको ये वीडियो सभी के पास पहुंचानी और कमेंट में बताना है कि आपने ये वीडियो शेयर की है या नहीं, ठीक है। पहले आपको कमेंट बताना है कि ये वीडियो हमने शेयर कर दी है, फिर जाके आपको ये शेयर कर देना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी किससे किससे घिरी होती है? बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है। और गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 महत्वपूर्ण अंतर जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कल के पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो पे अगर पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो के कमेंट में आपको बताना है कि बायोलॉजी में आपका कितना टारगेट है। 70 में से आप 65 प्लस किस किस का टारगेट, और 60 प्लस किसका टारगेट, और 55 प्लस किसका टारगेट है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कि आपका बायोलॉजी का कितना टारगेट है 70 में से। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। बायोलॉजी के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।